Hello friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल, जिस पे मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से यूपीएससी के फील्ड में कार्यरत हूं। मैंने 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जो अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रदान की गई है। बाई क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूँ। बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स आए हैं। आप मुझे t.me unacademy_निशांत श्रीवास्तव पे फॉलो कर सकते हैं, जो टेलीग्राम का एक लिंक है। इस पे मेरे से जुड़ी हुई जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिल पाएंगी और आपको मेरे नोटिफिकेशंस भी मिला करेंगे क्लासेस के। बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स देता है। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस के। आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, जिस लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, आप उनके साथ डिस्कशन में इंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल्स के थ्रू आंसर दे सकते हैं जब क्लासेस चल रही होती हैं। एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होता है इनलाइन क्लासेस के लिए, जो आपके एग्जाम सिलेबस को बूस्ट करता है और आप प्रिपेयर करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज़ेस होते हैं जो आपको रेगुलर मोड पे अपडेट रखते हैं और आप अपने सारे के सारे एग्जाम्स को इसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। 24/7 का एक्सेस आपको अनलिमिटेड दिया जाता है, जिससे कि आप अपने कंफर्टेबल डिवाइस से कभी भी यूज कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे आप जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास में एप्पल फोन है तो आप ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट मींस इट इज कंपैटिबल इन ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप जैसे ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। आप अपने स्टडी को 100+ टॉप एजुकेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। सुदर्शन सर, मुरनाल सर, प्रकाश सर, मुदित सर, रोमन सैनी सर, किसी भी टॉप एजुकेटर्स का आप नाम लें और वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ होंगे। बच्चों, आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जाते हैं, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा। और इसके लिए आपको 1 ईयर का 49,500 पे करना होता है। मगर अगर आप मेरे कोड निशांत 1 का यूज करते हैं तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ, और 44,550 में आप इसको गेन कर सकते हैं। 2 इयर्स का कोर्स 72,000 का 64,800 में, और 3 इयर्स का कोर्स 90,000 का 81,000 में आपको अवेल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और निशांत 1 कोड का यूज करना पड़ेगा। बच्चों, सिविल सर्विसेज में एक सबसे बड़ी समस्या गाइडेंस की होती है, एक गाइड की होती है। आपको पर्सनल मेंटोर नहीं मिल पाते। भीड़ में आप रहते हैं और उस भीड़ में आप अगर पहचाने जाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई गाइड चाहिए। इसलिए अनअकैडमी पहली बार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी देता है, जिसमें प्लस कोर्स के बेनिफिट के साथ फर्स्ट एवर द टाइम ऑनलाइन कोचिंग में भी पर्सनलाइज कोच यानी पर्सनलाइज मेंटोर मिलते हैं, जो आपकी तैयारियों को इनलाइन कर सकते हैं। आपको स्टडी प्लानर बना के देंगे, जिससे कि आप उनके साथ अपनी तैयारी को ऑन टाइम कर सकें। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा और आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाएगा, जिससे आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को चेकआउट कर सकें। इसके लिए 1 ईयर का कॉस्ट 69,500 का है, जो कि मेरे कोड निशांत 1 का यूज करके 62,550 में आप ले सकते हैं। 2 इयर्स का कोर्स 1,07,000 का आप ले सकते हैं 96,300 में, और 3 इयर्स का कोर्स 1,41,000 का आपको 126,900 में मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 3,525 रुपीज ओनली इन अ मंथ। सिर्फ 3,500 रुपए पर मंथ पे आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों आपको निशांत 1 कोड का यूज करना पड़ता है। बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा
जिसको हम लोग बोले कि सेट लैंडमार्क हो सके, तो उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे फॉलो करना चाहिए। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल कोर्स की तैयारी करना चाहता है, जैसे ऑप्शनल कोर्स पे कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते, और मेरा मानना है, मैं अपनी हर क्लास में सजेस्ट करता हूँ ऑप्शनल इज मैंडेटरी, क्योंकि ये ऑप्शनल आपको आपके लाइफ ऑप्शन तक पहुंचाता है। तो सिर्फ अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो भी अनअकैडमी आपको ये मौका देता है। 27,500 इसकी फीस है, लेकिन 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने मेरे कोड का यूज किया है, एंड यू विल गेट इट इन 24,750। 2 इयर्स का कोर्स 36,000 और 3 इयर्स का 45,000 में अवेल किया जा सकता है। बच्चों, अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। कॉम्बैट इज व्हाट, कई बार ये आज बच्चे पूछते रहते हैं। दिस इज द बैटल, माइंड ब्लोइंग बैटल, जिसमें आपको क्विजेस के माध्यम से, बैटल का मतलब ये नहीं कि लिए और लेकर करके तलवार और तीर धनुष लेकर करके पहुंच गए, ये बैटल है माइंड गेम का, ये बैटल है क्विजेस का, और इसके लिए हर फोर्टनाइट पे आपके लिए क्विजेस लॉन्च किए गए हैं। जो आपके साथ कंपटीशन दे रहे हैं उनके साथ आप क्विज के माध्यम से कॉम्पीट कीजिए, और सिर्फ कॉम्पीट ही नहीं कीजिए बल्कि इनाम भी जीतिए। इसके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। 20 तारीख को 11 बजे दिन से है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के समय ऑब्वियसली आप मेरे कोड निशांत1 का यूज कीजिए, जिससे कि मैं जान सकूं कि मेरे कितने बच्चों ने किस रैंक को अचीव किया है, और मुझे रैंक्स जरूर बताएं। और बच्चों, ये फॉर्मेट है 6 सेक्शन का, इसमें 6 सेक्शन होंगे, 45 मिनट्स का, 60 क्वेश्चंस, 13 कॉम्बैट प्रोग्राम, और इसमें फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होगा, एक संडे को छोड़ के। अगले संडे जैसे 20th को है, तो 20 के बाद में 27 को छोड़ के उसके जो नेक्स्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आप देते रहेंगे, आप अपने जानकारी को, अपने एक स्कोरिंग को लेकर के देख सकते हैं। अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो उस कमी को आप तुरंत अचीव कर सकते हैं। दैट इज अ quiz program to gain your knowledge and to make yourself comfortable with your competitors. Okay, बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं जो बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत है। अब हमारे पास सिर्फ 6 मंथ्स बच गए हैं, 6 महीने, जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो टारगेट है 2021 का, उसके लिए बच गया है। 27 जून एग्जामिनेशन डेट है। वो डेट जिस दिन आपके सपनों को फर्स्ट एवर द टाइम मिलेगा। क्या? तो फर्स्ट एवर द टाइम आपके सपनों को यहां पर से एंट्री मिलेगी, एंड दैट इज विद सिविल सर्विसेज प्री। तो अब आपके पास में कोई टाइम नहीं बचा हुआ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और इसलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है बहुत सारे प्रोग्राम्स। एक तो 6 मंथ्स जीएस बैच लाया गया है जो प्रिलिमिनरी 2021 के लिए है, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें जीएस सिलेबस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, पीडीएफ स्ट्रक्चर, शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन, और सारे टॉप एडुकेटर्स के माध्यम से। बच्चों, 2021 के लिए मिशन 2021 स्टार्ट हुआ है 14 दिसंबर से, जो कि बाइलिंगुअल 2021 है, लक्ष्य 2021 है, और एक्सपेंडिशन इंग्लिश में है। उसी तरह 2022 के लिए और 2023 के लिए भी ये कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों, अब मैं अपनी क्लासेस के बारे में बताऊं तो मेरी क्लासेस चल रही हैं मंडे टू सैटरडे 10 PM, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रही है। इस पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस बता रहा हूं डेली रात को 10 बजे। आप मेरे साथ ऐप पे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपके सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है और आप इसमें अपने आप को देख सकते हैं। अब बारी आती है आज के हमारे टॉपिक पे। ये टॉपिक है बिम्स्टेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको सार्क के बारे में बताया था, जो कि था दक्षेश, यानी कि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से जुड़े हुए चीजों में। और बिम्स्टेक एक नया इनिशिएटिव है कुछ कंट्रीज का, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में दिया गया है। इसमें बच्चों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे जितने भी कंट्रीज हैं बे ऑफ बंगाल को जो ज्यादातर शेयर कर रही हैं, उनके मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। बेसिकली अगर आप ये देखते हैं तो ये एरिया अगर आपको पता है तो यहां डेंसिटेड पॉपुलेशन है और ये लगभग 1.5 बिलियन लोगों का एक संगठन है। तो जैसा मैंने ये बताया कि ये लगभग 1.5 बिलियन लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, ये एक ऐसा देश है, ये एक ऐसे देश हैं जहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन है, डेंसिटेड पॉपुलेशन है। ये दुनिया की आबादी के लगभग 21% भाग है और केवल जो अमेरिका है उसके सकल घरेलू उत्पाद 2.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर का ये इकोनॉमी भी है। बच्चों अगर मैं बात करूं कि ये बिम्स्टेक लाया क्यों गया या क्यों, इसका उद्देश्य क्या रहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं शार्क ऑलरेडी पहले था और जब सार्क था तो फिर बिम्स्टेक क्यों लाया गया, एक बड़ा सा क्वेश्चन उठता है और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है। आपको इंटरनेशनल जो एक क्रेडेंशियल्स है उसके बारे में जानना जरूरी है कि क्यों लाया गया, ये बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या रहा। तो सामान्य तौर पे अगर हम लोग देखें तो बिम्स्टेक का उद्देश्य रहा कि ये जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक हितों में, सामान्य जो हित है, नॉर्मल जो हित है, उनके मामले में सक्रिय आपस में ये लोग सहयोग कर सके, ये लोग पारस्परिक सहायता को बढ़ावा दे, यानी इकोनॉमिक, सोशल, जितने भी टेक्निकल और जितने भी साइंटिफिक क्षेत्र हैं, इनके मेनली 4-5 क्षेत्रों को रखा गया। आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, तकनीकी क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, उनमें सामान्य हित के मामलों में सक्रिय सहयोग कराया जा सके और पारस्परिक इनके बीच में सहायता हो। 1997 में अगर आप बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी की समुद्री अर्थव्यवस्थाएं जो है, जितने भी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, उनमें अगर आप देखते हैं तो जो सी इकोनॉमी या अगर हम लोग बात करें कि समुद्री अर्थव्यवस्थाएं, तो इसको एकीकृत करना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बना। इसके पीछे रीजन है, आप आज के दिनों में देखिए, आज के दिनों क्या, अगर हम लोग एंशियंट टाइम से ही देखें तो समुद्री व्यापार एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर को दिखाता है। समुद्री व्यापार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी देश की समृद्धि, किसी भी देश की प्रोस्पैरिटी को बढ़ाने में काम करता है। ऐसे समय में आप एंशियंट टाइम में भी देखते हैं तो लेटर मौर्यन टाइम से ही ये सारी चीजें चली आ रही हैं। मौर्योत्तर काल की जो सबसे बड़ी विशेषता ही रहती है उस समुद्र पे व्यापार। आपने देखा होगा पेरिप्लेशियन ऑफ द एरिथियन सी, या जितने भी और लोग हैं उन लोगों ने इसको देखा। यूरोप एक समुद्री शक्ति बनती है और उस समुद्री अर्थव्यवस्था के दम पे पूरी दुनिया पे यूरोपीय देशों ने राज किया, ये आपको पता है। वर्तमान में भी जो समुद्री व्यापारिक क्षेत्र है, उस समुद्री व्यापारिक क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में विश्व के लगभग 21% आबादी वाले क्षेत्र में अगर एक ऐसा संगठन का निर्माण हो जो संगठन आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े, तो ऑब्वियस सी बात है ये विश्व में अपना एक अगर मैं बात करूं तो स्थान बना सकता, इकोनॉमिक क्षेत्र में वर्ल्ड को कॉम्पीट कर सकता है, विश्व के साथ एक कंपटीशन दे सकता है। इस उद्देश्य से एक संगठन के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। ये सारे किसी न किसी तरह सामरिक रूप से एक जैसे हैं, सामाजिक रूप से एक जैसे हैं। इनके बीच में अगर बोला जाए तो छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो
आपस में प्रतिद्वंदिता भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता है और आपस में एक दूसरे के साथ में कोई सामाजिक और अ, विसंगति है या सामरिक रूप से कोई परेशानी है, ऐसा नहीं है सारे देशों के बीच में। तो ऐसे में ये उद्देश्य लाया गया कि क्यों ना एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो इस क्षेत्र के देशों का एक आपस का संगठन हो। इस उद्देश्य से 1997 में बिम्स्टेक को एकीकृत करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। ये जो सामुद्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जितने भी ऐसे हैं जो सी ट्रेडर्स हैं, उनको यूनिफॉर्म किया जाए, एकीकृत किया जाए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए। बेसिकली इसमें जब बिम्स्टेक की 97 में कल्पना की जाती है, उस समय केवल 4 देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड इसका हिस्सा थे। सिर्फ ये 4 देश। आगे चल कर करके म्यांमार इसका हिस्सा बनता है, नेपाल इसका हिस्सा बनता है और भूटान इसका हिस्सा। बिम्स्टेक अगर हम बोले तो ये ब्रॉडर हो गया। जो एक समुद्री अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला था, वो धीरे धीरे ब्रॉडर टर्म में बन गया। विभिन्न संगठनों में जो कमिटमेंट्स थी और देशों की, उन वो लोग एक मंच को साझा करते हैं और ये एक बोले तो मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल जो लोगों के अनुभव है, देशों के जो अनुभव हैं, उन अनुभव को इसमें एक मुखरता मिलती है। इसमें एक हम बोले तो उस अनुभव को साझा कर करके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक आवाज मिलती है। आप अगर देखें, एशियान के 10 सदस्य देश हैं, इसमें से 2 देश म्यांमार और थाईलैंड जो एशियान के सदस्य हैं, बिम्स्टेक में शामिल है। यानी एशियाई जो देश है, एशियान के जो सदस्य हैं, उनमें से म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक के मंचों को साझा करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनके पास में जो पूर्वानुभव है अपने संगठन का, वो यहाँ पे भी साझा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण होगा। 24 CICA के देश हैं, जिसमें से कि 2 देश भारत और थाईलैंड ये CICA के सदस्य देश हैं। वो किसको शेयर करते हैं? बिम्स्टेक को शेयर करते हैं, बिम्स्टेक में है। 8 सार्क देशों में, सबसे बड़ी बात, 8 सार्क देश, इसमें से 5 सदस्य किसमें है? वो बिम्स्टेक में है। कई बारी ये जो पॉइंट है ना बच्चे, इस पॉइंट को लेकर के ही कई बार ये इस पे आक्षेप लगाया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि ये जो है, ये सार्क का अगर हम लोग बात करें तो एक प्रतिरूप बनने का की कोशिश कर रहा है, या सार्क को रिप्लेस करने की बात हो रही है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सार्क में सार्क देशों में से अफगानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान, इन तीनों को बिम्स्टेक की सदस्यता प्रदान नहीं की गई है। ये तीनों बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के सदस्यों में आपको मैंने बता दिया, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान और थाईलैंड है। जिसमें से कि अनेक संगठनों में ये देश शामिल हैं और वो सारे सदस्य देश एक जगह बिम्स्टेक की को अगर कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों में इनका पारस्परिक सक्रिय सहयोग। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बिम्स्टेक के जो अध्यक्षता है, एक बारी आती है अध्यक्षता की। ये अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये ट्रांसफरेबल है, घूमती रहती है हर साल अलग अलग देशों के। श्रीलंका जैसे वर्तमान में बिम्स्टेक का प्रमुख है। तो इसका जैसे कि अगर हम लोग देखें तो BISTEC पहले नाम था, बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। जैसे जो नेम का इनिशियल है, नाम का प्रारंभिक अक्षर है, उस प्रारंभिक अक्षरों के साथ में इसको अगर हम देखें तो BISTEC था। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि इस बिम्स्टेक के स्थापना के लिए, तो इसके लिए जो सबसे पहली बात ये थी कि ये साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया को साउथ ईस्ट
एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। यानी ये बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ दिया। और इसकी प्राथमिकता के बहुत सारे कारण रहे हैं। ये जो बिम्स्टेक और ये सारी चीजों के स्थापना हुई, इसके बहुत महत्वपूर्ण कारक भी रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके महत्वपूर्ण कारकों में क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जो सार्क है, ये सार्क अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पा रहा। अनियमित बैठकें हैं। दो प्रमुख देश जो इसके संस्थापक सदस्य हैं, भारत और पाकिस्तान, इनकी जो आपस में अगर मैं बात कहूं तो अविश्वास है। दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सार्क जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया, वो उद्देश्य विफल रह गया। अगर हम लोग बात करें तो भारत ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई, क्योंकि भारत को भी अपने सारे जो भी व्यापार हैं उसके लिए एक उभरते हुए बाजार की आवश्यकता है। उस बाजार के लिए जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, ये बहुत बड़ा एक बाजार भी है और भारत की अच्छी मित्रता है उनमें। कहीं भी भारत के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लुक ईस्ट पॉलिसी और सार्क की विफलता ने इस बिम्स्टेक के लिए जगह का निर्माण कर ये बिम्स्टेक के लिए निर्माण कर दिया कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उस साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री यानी दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्रीज में आपसी विवाद न के बराबर है, बहुत न्यून है, बहुत लेस है। तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जो संगठन इनको एक आधार दे सके, एक इनके पास में आपसी सहयोग बना सके। और वो सहयोग सिर्फ आर्थिक ही ना हो, वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, वो आपसी सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। तो ये सारी चीजों में इंपॉर्टेंट रखा गया। हालांकि इसमें एक और चीज की बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अफगानिस्तान को और मालदीव्स को इसमें रखा नहीं गया है, लेकिन अफगानिस्तान और मालदीव्स को इसकी बैठकों में बराबर आमंत्रित किया जा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि संभवतः ये सार्क को एक उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, एक उसका विकल्प है। सार्क के विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है और देखा जा सकता है। हम लोग आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे तो आप लोगों को और चीजें क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं इस बिम्स्टेक की, तो आप अगर देखते हैं तो ये बेसिकली आपको मैंने बताया है कि ये उप क्षेत्रीय समूह है, यानी कि सब रीजनल ग्रुप है। और इसमें मैंने अभी अभी बताया कि ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, जो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक पुल का काम कर रहा है, एक आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और ये हाल ही के वर्षों में इसकी जो रणनीतिक यानी कि जो स्ट्रेटजिकल प्लानिंग है, जो डिप्लोमेसी है, वो बहुत ज्यादा सब लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंटली जो लोग हैं, दुनिया है, उनको ये आकर्षित कर रही। इतना बड़ा बाजार है बच्चों, इतना बड़ा बाजार है। 21% दुनिया की आबादी इस क्षेत्र में निवास कर रही है और लगभग एक जैसी संस्कृति को पॉजेस कर रही है, लगभग एक जैसी समस्याओं को पॉजेस कर रही है, लगभग एक जैसी सबकी स्थितियां हैं, जलवायु प्रदेश एक जैसा है।
तो ऐसी कंडीशन में बिम्स्टेक अपने आप को एक एस्टैब्लिशमेंट दे सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो समूह है इसने पिछले कुछ वर्षों में जो लगभग 20 वर्षों के दशक में 14 ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राइम सेक्टर्स हम बोल सकते हैं, इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर्स, उसमें अपने ताकत को बहुत स्ट्रांगली दिखाया है। और ये विश्व के सामने, विश्व अब इनको इग्नोर नहीं कर सकता। इतना बड़ा मार्केट, इतने बड़े पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको विश्व क्या है कि अगर अकेले अकेले रहते हैं तो आपको इग्नोर किया जा सकता है, मगर एक संयुक्त होने के कारण इनको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। और साथ में हम लोग अगर देखें तो भारत का भी इस पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ एक महाशक्ति है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। विनिर्माण के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब विनिर्माण के क्षेत्र में जब हम लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो हमें एक अपने लिए एक उत्कृष्ट बाजार की जरूरत है। वो बाजार प्रतिद्वंदिता के लिए नहीं चाहिए, वो बाजार अपनी ताकत को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वो बाजार हमें अपने समन्वय और सहभागिता और समेकित विकास के लिए चाहिए। तो वो सहयोग के दृष्टिकोण से अगर एक संगठन के रूप में होता तो करना ज्यादा आसान होता। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल है और भारत इसमें महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और इन क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने के लिए भारत, जैसे आप अगर देखते हैं तो भारत की विदेश नीति में एक बिग ब्रदर पॉलिसी आई। बिग ब्रदर पॉलिसी जिसको हम बोले, तो इस बिग ब्रदर पॉलिसी में ये हुआ कि जो देश मान के चलिए कि हमसे किसी भी मामले में थोड़े से कमजोर है, उनमें हम बड़े भाई, बड़े भ्राता के दृष्टिकोण से क्या करें, उनका सहयोग करने की कोशिश करें। और वो रोल बिम्स्टेक के माध्यम से भारत इसमें निभा रहा है। बिम्स्टेक पे ये बहुत बड़ा रोल भारत अपना प्ले कर रहा है। अब बारी आती है कि बिम्स्टेक भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए, अगर हम लोग बात करें तो मैं बहुत सारी चीजों को अभी आपको बताने वाला हूं, वो आप समझेंगे तो पता चल जाएगा। भारतीय विदेश नीति का वर्तमान जो पिछले कुछ दशकों से अ, जो रहा है वो रहा है लुक ईस्ट। वर्तमान केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो लुक ईस्ट को बदल कर करके एक्ट ईस्ट पे आई। पहले हम पूर्व की ओर देखो नहीं थी, अब हम उस पे एक्ट करना, उस पे कार्य करने की बात कर रहे हैं। उस पे कार्य करने की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि जो दो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, और म्यांमार है, थाईलैंड है, और भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपने कई बारी सुना होगा, ये जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं भारत के, इन पूर्वोत्तर के इलाकों के लिए भी बहुत सारा काम और बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिए गए हैं। इसके पीछे रीजन है, एक तो इसकी कनेक्टिविटी कम है। भारत के मुख्य भूमि से इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो अभी कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बड़े पतले रेखा से वो जुड़ रही है और बहुत कनेक्टिविटी कम है। तो इसलिए अगर हम लोग देखते हैं तो बैठक जो अभी हुई और कई चीज़ों पे जो चीज़ें बनी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आया है जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिविटी, यानी इन दोनों का जोड़ना। तो इसमें अगर आप देखें तो भारत का म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार के बीच राजमार्ग संपर्क जुड़ा है। भारत और म्यांमार के बीच में नेशनल हाईवे का संपर्क जुड़ा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि देखो ये सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है इस बिम्स्टेक को। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कई डायमेंशंस को देखना पड़ेगा, जिसमें सबसे प्रमुख पहला डायमेंशन है, दैट इज कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनके
कंसोलिडेशन के लिए, उनकी एकता के लिए, उनको भारत में सॉलिडरेट करने के लिए ज़रूरी है। और चूँकि भारत के बीच में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे देशों की सीमाएँ हैं, स्थलीय सीमाएँ हो जा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे कनेक्टिविटी की एक समस्या उभर कर के आ रही है। कई बारी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उस पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए हमें बिम्स्टेक जैसे संगठन की आवश्यकता पड़ी। म्यांमार एक बहुत बड़ा स्थलीय सीमा है। म्यांमार ही एक ऐसा देश है दक्षिण पूर्व एशिया में जिसकी भारत की भूमि के साथ सीमा मिलती है। यानी कि भारत अपनी स्थलीय सीमा को उनके साथ शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यांमार के साथ में भारत की सीमा जो है वो क्या हो रही है, वो अटैच हो रही है। साथ में अगर आप देखते हैं तो भारत और थाईलैंड के बीच में भी एक हाईवे बनने की बात आई है। भारत और थाईलैंड, तो भारत और थाईलैंड के बीच में एक राजमार्ग निर्माण समझौता हुआ है। और भारत और थाईलैंड के बीच में जो रास्ता जा रहा है वो कैसे जा रहा है, तो भारत से जाएगा म्यांमार और म्यांमार से जाएगा थाईलैंड। और इस पर एक ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आप अगर देखते हैं तो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम चला है और ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इस पे कंप्लीट किया गया है। और इसके लिए ही आप अगर देखते हैं तो इसका एक जो मॉडल बनाया गया है वो बनाया गया है कालादान। कालादान जो मल्टी मॉडल है वो प्रोजेक्ट पे काम किया गया है। ये अगर हम लोग देखें तो ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे कनेक्टिविटी के बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे यहाँ समुद्री साधन से भी है, जहाज से भी है, रोड कनेक्टिविटी भी है, आप नदियों से भी जुड़ा हुआ है, स्थलीय मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, तो मतलब बहुत सारी कनेक्टिविटी जहाँ होती है उसको हम लोग मल्टी मॉडल कहते हैं। तो ये कालादान मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो है। तो बिम्स्टेक का भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि भारत में जो पूरे भारत को एकीकृत करने के लिए कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता है उसके लिए जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के साथ एक समझौता बहुत जरूरी है। अब एक चीज देखो, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस अंतरराष्ट्रीय संबंध देखते हैं तो इस इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें आपसी कई चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करना पड़ता है। कई चीजें हो सकता है हमारे पास कोई कमी हो दूसरे के पास ज्यादा हो तो उनको ये परस्पर आपसी हितों को एक साथ साझा करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भारत के लिए महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी का मुद्दा और इसके लिए म्यांमार और थाईलैंड से समझौता भी हुआ है। और इस समझौते के लिए पीछे नो डाउट जो बिम्स्टेक जैसा संगठन है वो महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि बिम्स्टेक ने ये आधार प्रदान कराया, ये एक रास्ता प्रदान कराया जिस रास्ते से क्या हो सका, तो भारत इन क्षेत्रों के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंध बना सका। समझ गया? तो पहली चीज तो क्या होगी कि इनके पास में एक कनेक्टिविटी का मुद्दा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यहां जो संस्कृति है उसको हम लोग कह सकते हैं साझी संस्कृति है, यानी कि एक समान एक जैसी संस्कृति है। आप अगर देखते हैं तो भारत हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इन तीनों देशों में बौद्ध धर्म एक कनेक्टिंग रोल प्ले करता है। भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थली माना जाता है। म्यांमार और थाईलैंड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव है। बहुसंख्यक जनसंख्या वहाँ पे बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली है, बौद्ध धर्म को मानने वाली है और भारत के साथ एक अच्छी सांस्कृतिक विरासत को शेयर करती है, बहुत पुरानी विरासत को शेयर करती हैं। तो इस आधार पर भी एक जो सांस्कृतिक बाउंडिंग है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, उस सॉफ्ट डिप्लोमेसी यहाँ पर से उभर कर करके आती है। साथ ही अगर हम देखें तो ये सांस्कृतिक आधार होने के कारण यहाँ पे पर्यटन और व्यापार इन दोनों की भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये
साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा ही एक कनेक्टिंग रोल है। वहाँ पर्यटन अगर हम लोग देखते हैं और व्यापार, इन दोनों माध्यमों से इन सारे देशों के बीच में आपसी कनेक्टिविटी होती है। देखो, अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वहाँ आपका जो टफ डिप्लोमेसी के साथ साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कार्य करती है। और दूसरी चीज कि राष्ट्रीय हित, नेशनल जो इंटरेस्ट है उस पे बहुत बड़ा रोल रहता है। नेशनल इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो उस नेशनल इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो नेशनल इंटरेस्ट के कंडीशन में भारत का बहुत बड़ा रोल है कि भारत कनेक्टिविटी और साझी संस्कृतियों के लिए इन देशों के साथ में एक महत्वपूर्ण साझेदार का रोल प्ले कर सकता है। इसलिए बिम्स्टेक के मंच पर अब अगर आप देखते हैं इस बार के जो बिम्स्टेक का मंच है उसमें पर्यटन परिवहन की बात की गई, यानी कि टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल दिया गया। इसमें बहुत बड़ा, अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत बड़ा जोर दिया गया, बहुत बड़ा इस पे कार्य करने की बात की गई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए और इस पे कार्य कर रहे हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज हम लोग एक और चीज जानना चाहते हैं कि भाई बिम्स्टेक जो है वो बिम्स्टेक क्यों आया। तो जैसा कि मैंने बताया कि कनेक्टिविटी और ये, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सार्क की विफलता भी सामने आ, सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। इसकी विफलता का रीजन सबसे बड़ी चीज रहा कि इसमें आपसी जो समन्वय है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन में भारत और पाकिस्तान की आपसी जो प्रतिद्वंदिता है वो कहीं ना कहीं एक अड़चन है। भारत पाकिस्तान तनाव के कारण कई सार्क सम्मेलन रद्द हुए हैं। इस क्षेत्र में चीन देख रहे हैं कि आप उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन का पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध है और चीन के साथ भारत के संबंध संदेहास्पद हो रहे हैं, कई संदेह हो रहे हैं। आपने देखा होगा डोकलम विवाद और उसके बाद में कई ऐसे विवाद रहे हैं, सीमा विवाद रहे हैं, जिन सीमा विवादों के कारण भारत और चीन के बीच में भी जो अगर देखें तो संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं। और चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान इस माध्यम से क्या कर रहा है, इस मंच पे जो व्यापारिक मंच है उस पे भी कई बारी ऐसे मुद्दों को लेके आता है जो कि मुद्दा भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों से संभलने की जरूरत होती है। तो ये सारी सार्क की विफलताओं का कारण रहा है। अब बारी आती है कि जब सार्क विफल हो रहा है, उतने सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है, तो क्या इसको हम लोग सार्क का विकल्प मान सकते हैं कि क्या यह दक्षेस का विकल्प है? तो अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज अगर देखें तो भारत के विदेश मंत्री ये स्वीकार करते हैं। एक मंच था, उस मंच पे उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भारत कई क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देशों के साथ में सहयोगात्मक रवैया रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादातर जो अगर रवैया है वो भारत विरोधी रह रहा है। और भारत विरोधी दृष्टिकोण लेकर करके हर मंच पे, जिन भी मंच के साथ आप जा रहे हैं उस मंच पे वो इसमें कहीं भी शो करने में ये कोताही नहीं करता कि हाँ भाई उसको भारत के साथ कोई ना कोई परेशानी, और हमेशा भारत विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी दृष्टिकोण को लेकर करके आ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में दक्षेस के प्रमुख देश होने के कारण भारत और पाकिस्तान का एक साथ सहयोग और साझा कई बारी संभव नहीं हो पाता। भारत की सीधी सीधी सी एक अगर मैं बात करूं तो दो टुक कहना है कि अगर आप
संबंध सुधारना चाहते हैं तो आपको प्रायोजित आतंकवाद पे काबू करना पड़ेगा। एक हाथ में आतंकवाद और एक हाथ में दोस्ती ये नहीं हो सकती। और इसलिए आपसे किसी भी मंच पे हम लोग वार्ता नहीं करेंगे अगर जब तक आप अपने यहां से प्रायोजित आतंकवाद को नहीं रोकते हैं। ये भारत का स्टैंड है, अपना स्टैंड है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है और नेशनल इंटरेस्ट है, जिस नेशनल इंटरेस्ट में भारत का सीधा सीधा एक कहना है कि आतंकवाद और दोस्ती साथ साथ नहीं चल सकती। कई ऐसी घटनाएं हुई जिस घटनाओं में परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों रूपों से पाकिस्तान के लिप्त होने की संभावना पाई गई। भारत में अस्थिरता पैदा करने की संभावनाएं और वो जो कार्य है वो पाकिस्तान की तरफ से चल रहे हैं। ऐसी दृष्टिकोण में, ऐसी दृष्टि में भारत और पाकिस्तान का एक मंच के साथ में साझा सहयोग होना अभी निकट भविष्य में संभव नजर नहीं आता। और सार्क की सफलता तभी निर्भर है जब ये दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो। और जो अभी की वर्तमान स्थिति है और जो चाइना का इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस और इन सब के बाद ये स्थिति अभी तुरंत सामान्य होने की उम्मीद तो बिल्कुल कम रही है। और इसलिए अगर हम लोग बात करें तो बिम्स्टेक का निर्माण करके क्या किया गया, जो पाकिस्तान का रोल है इस इलाके में, उस इलाके में पाकिस्तान के रोल को कम किया गया, पाकिस्तान की भूमिका कम की गई। अगर हम लोग देखें तो बिम्स्टेक के जो देश हैं उन देशों में कई देशों के साथ चीन का भी जो रोल है, चीन का भी जो विवाद है वो विवाद कई जगहों में चल रहा है। कई देशों के साथ में चीन का टकराव चल रहा है। और अगर हम लोग बात करें तो दक्षेस की अगर आप बात करते हैं तो दक्षेस आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि दक्षेस की भूमिका को हम लोग एकदम बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा मंच रहा है जो दक्षिण एशियाई देशों को एक आधार प्रदान कर रहा है। और 1985 में जब ये स्थापित हुआ और 34 वर्षों में इसने चूंकि पुराना एक संगठन है, 34 वर्षों से ये कार्यरत रहा है, लेकिन इस 34 वर्षों में दक्षेस ने अपनी कोई सक्रिय भूमिका तो नहीं निभाई, नहीं व्यापारिक क्षेत्रों में कोई भूमिका निभाई, नहीं कोई आपसी व्यापार में भूमिका निभाई। अगर हम लोग देखते हैं तो भारत ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया, लेकिन पाकिस्तान उस तरह की दिशा में प्रयास ही नहीं कर रहा। आप अगर देखते हैं तो मोटर वाहन समझौता हुआ था, उस समझौते को भी बाधित किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं तो ये क्या है, सीधा सीधा है कि दक्षेस तभी सफल हो पाएगा जब इन देशों के बीच में आपसी सहयोग रहे और आपस में परस्पर विश्वास रहे। और आपस में परस्पर विश्वास की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो इन जो प्रमुख सदस्य देश हैं उनमें नहीं है। आप देखिए मोटर वाहन जो समझौता था उसका उल्लंघन हुआ, उसको बाधित किया गया। आप देखते हैं तो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा पाकिस्तान ने भारत को नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस सार्क में वो चाइना को शामिल करने की बात कर रहा है। अगर चाइना इसमें शामिल होता है तो चाइना अपनी प्रभावशाली भूमिका को निभाने की कोशिश करेगा और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना के एक व्यापार नीति की सबसे बड़ी चीज है कि वो अग्रेसिव भूमिका में आता है, डंपिंग की भूमिका में आता है और जो अपने प्रभावकारी रूप को लेके आता है। जबकि भारत के साथ एक खासियत क्या है कि भारत कहीं भी जब व्यापार करता है या कोई भी चीज अगर करता है तो ये सहयोगात्मक और सस्टेनेबल, जितने भी लोग हैं सबके सामरिक सहयोग को लेकर करके चलता है। भारत के साथ एक और भी पॉजिटिव भारतीय जो विदेश नीति है, व्यापारिक नीति है, उसमें सभी देशों की संप्रभुता का बहुत आदर किया जाता है। चाइना के साथ एक परेशानी ये है कि वो किसी भी देश की संप्रभुता का आदर नहीं करता। आप अगर देखते हैं तो रोड बेल्ट परियोजना के अंतर्गत जो चाइना की स्थिति रही और जो चाइना ने अपने आप को, अगर श्रीलंका में आप देखें तो
कई जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को एक तरह से बोले तो कब्जे में लेने तक का कार्य कर दिया, और कई जगहों पे उसने वहां पे कर्जदार उसको बना दिया, और वो अब उसकी नीति को डिक्टेट करने लगा है। इसलिए जो शुरुआत में श्रीलंका के साथ उसका सहयोग था, वो सहयोग भी धीरे 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 खत्म होने लगा, और श्रीलंका भी उसके विरुद्ध आना शुरू हो रहा है। श्रीलंका का आने के पीछे आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा हुआ था जिस समय भारत और श्रीलंका के बीच स्थिति तनावपूर्ण ही नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा अविश्वसनीय हो गई थी। लेकिन और ये चीन के बढ़ते हुए प्रभाव क्षेत्र के कारण हुई थी। लेकिन जब चीन ने अपने वास्तविक रंग रोड बिल्ड परियोजना के अंतर्गत श्रीलंका के ऊपर में बाध्यताएं लादनी शुरू की और कई आपत्तिताओं को लादने के बाद उसने श्रीलंका को ही कर्जदार बना दिया। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के अंतर्गत भी उसका विरोध शुरू हो गया। तो ऐसी दशा में सार्क में अगर चाइना को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश अगर पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है और पाकिस्तान उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सदस्य देशों के साथ में आपसी अविश्वास के साथ साथ क्या बढ़ेगा, तो चाइना का प्रभाव भी बढ़ता रहेगा, और चाइना अपने जो एग्रेसिव प्रभाव है उस प्रभाव के कारण क्या करेगा, इस संगठन में जितने भी सदस्य देश हैं उस पे अपने आप को जबरन थोपने की कोशिश करेगा। तो ऐसी दशा में एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में बिम्स्टेक उभर रहा है, बिम्स्टेक उभरा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिम्स्टेक का अपना अलग रोल है, सार्क का अपना अलग रोल है। तो हम अगर इसको विकल्प के रूप में देखें तो नहीं संभव है। बिम्स्टेक व्यापार के लिए सही है, कनेक्टिविटी के लिए सही है। आप अगर बात करते हैं बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं वो आपस में एक मजबूत व्यापारिक सांस्कृतिक विरासत को तो दे सकते हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय शांति स्थापित करना है, क्षेत्र में विकास करना है और स्थायित्व लाना है, तो दक्षेस की भूमिका को भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षेस इस क्षेत्र के प्रभावशाली देशों का एक संगठन है, और अगर ये प्रभावशाली देश आपस में किसी तरह थोड़ा सा भी अगर सहयोगात्मक भूमिका निभाएंगे, तब इस क्षेत्र में क्या होगा, क्षेत्रीय शांति रहेगी, जो रीजनल पीस रहेगा, रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी। तो बिम्स्टेक के साथ प्रयोग एक सकारात्मक प्रयोग है, एक बेहतर संबंध बनाने की दिशा में प्रयास है, एक व्यापारिक प्रयास है, एक विकासात्मक प्रयास है, एक अगर मैं बोलूं तो सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाने में सहायक है। लेकिन सार्क की भी अपनी एक अलग भूमिका है, सार्क भी क्षेत्रीय शांति के लिए आवश्यक है। तो अगर हम लोग बात करें तो बिम्स्टेक के साथ साथ दक्षेस यानी सार्क की भी भूमिका को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। लेकिन पहले जितने भी देश हैं सदस्य देश, उनको मैच्योरिटी का लेवल उठाना पड़ेगा, अपने मैच्योर लेवल पे आना पड़ेगा। अगर देश में स्थिरता चाहिए, क्षेत्र में स्थिरता चाहिए, तो अपने कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसी अगर हम लोग बात करें दुराग्रहों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम देखें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कुछ पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर में सैन्य इच्छा शक्ति और सैन्य दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो अपने सांस्कृतिक और अस्थिरता पे चलते चले जाते हैं, और वो एजेंडा किसी भी संगठन के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इसीलिए जो सार्क है महत्वपूर्ण संस्थान होने के बावजूद अपनी प्रासंगिकता को धीरे धीरे खोता जा रहा है। वहीं बिम्स्टेक क्या है, आपसी सहयोग के माध्यम से विश्व के जितने भी संगठन हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, उनमें ये धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, धीरे धीरे ये अपने आप को उभार रहा है। तो बच्चों, आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि बिम्स्टेक की क्या भूमिका है, सार्क की क्या भूमिका है, और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको पता चल गया होगा कि कैसे तुलनात्मक रूप से इन दोनों का आपसी तालमेल है। बच्चों,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस विषय में आपकी राय बहुत आवश्यक है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर कर के बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों के लिए ये सेशंस हम लोग लेकर करके आ रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को हम लोग और भी आगे बढ़ा सकेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, ये लेक्चर पसंद आया है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन पे को प्रेस करके नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी आप एनरोलमेंट लेना चाहें, क्योंकि जब हम लोग प्लस में आते हैं तो उसमें इसको कैसे लिखना है, कैसे इसको विश्लेषित करना है, कैसे चीज़ों को करना है, उनके लिए आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप 1 टू 1 मिलिए, बात करें। तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरे कोड निशांत 1 का यूज करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस मेरे साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, और हम लोग मिल करके आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं निशांत श्रीवास्तव आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।